कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो क्या करना है, आपको इन चैप्टर के क्वेश्चंस को भी तैयार कर लेना है, ठीक है। जैसे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का क्वेश्चन मैंने आपको बताया, वैसे मैं आपको 4 महत्वपूर्ण प्रश्न सेकंड चैप्टर का भी बताऊंगा, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे और 2 न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं टाइम से प्रोवाइड करा चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, संधारित्र किसे कहते हैं। देखिए सिंपल डेफिनेशन, इसका सिर्फ हमें एक डेफिनेशन लिखना है। मैं साथ में लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में देखते हैं, ठीक है। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसा, देखिए लास्ट तक देखिएगा, न्यूमेरिकल भी हम लगाएंगे, ठीक है। एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के, जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, ठीक है, संचित की जा सकती है, ठीक है। तो संधारित्र क्या है, कैपेसिटर क्या है। देखिए संधारित्र को हम इंग्लिश में कैपेसिटर कहते हैं। ये होता क्या है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। यानी कि आवेशों को संचित करने का एक समायोजन है संधारित्र, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे आवेशों को इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। इसका सिद्धांत में मैं आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार से आवेशों को संचित किया जाता है, ठीक है। तो संधारित्र वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, उसमें आपको सेकंड चैप्टर के सभी वीडियो मिल जाएंगे, अलग अलग भी, और एक वीडियो में भी आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा। तो समझ में आया, संधारित्र ऐसा समायोजन होता है जिसमें किसी चालक के, यानी कि जो चालक है उसमें उसके आकार में हम परिवर्तन नहीं करेंगे और आवेश की पर्याप्त मात्रा भी संचित कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है ये एक न्यूमेरिकल है, जो कि काफ़ी इजी है। देखिए ये विद्युत विभव से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। सबसे पहले जो कुछ दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर हमें V दिया गया है। V कितना दिया गया है, 50 वोल्ट, ठीक है, 50 वोल्ट। उसके बाद में हमें दिया गया है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश हमें Q दिया गया है, ठीक है। कितना दिया गया है, 2 × 10⁻⁵ कूलाम, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। हमें यहाँ पर W निकालना है, ठीक है। तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था विद्युत विभव का, विद्युत विभव इक्वल टू विद्युत विभव V इक्वल टू W/Q। मैंने आपको ये फार्मूला पहले बताया था, ठीक है, B इक्वल टू W/Q। समझ में आया। जब मैंने विद्युत विभव का आपको जब मैं फार्मूला बता रहा था तो बताया था कि जो विभवांतर होता है वो किसी आवेश और आवेश पर किए जाने वाले कार्य, एक आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर हमें W निकालना है, तो W इक्वल टू आपका हो जाएगा V और Q का गुणा हो जाएगा, तो B × Q, ठीक है। अब यहीं पर हम वैल्यू रख देते हैं, W निकल आएगा, तो W इक्वल टू V हमें दिया गया है ऊपर 50 वोल्ट, Q हमें दिया गया है 2 × 10⁻⁵। अब देखिए क्या करेंगे, W इक्वल टू 50 का 2 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, इंटू 10⁻⁵। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, फिर से W लिखेंगे। 100 को हम लिख सकते हैं क्या, 10⁻2 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। फाइनली हमारा W की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10⁻2 है, 10⁻5 है। तो देखिए 2 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, जिस ये माइनस वाले का जो अंक है वो बड़ा है, तो क्या होगा, 10⁻³ बचेगा, क्योंकि 2 में से 5 तो जा नहीं सकता, और जब जाएगा भी तो माइनस में आंसर आएगा। तो 2 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, अगर 5 में से 2 जाता तो 2 बचता, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा
जूल जूल। तो इतना कार्य हमें करना होगा, यानी आप कह सकते हैं क्या 10⁻³ जूल। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अगर 50 वोल्ट हो और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने पर हमें 10⁻³ जूल कार्य करना होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक छोटा सा, कि एक एमईबी को जूल में व्यक्त कीजिए, यानी कि आपको एक एमईबी को जूल में व्यक्त करना है। ठीक है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एमईबी का मतलब होगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए कैसे करेंगे। एक एमईबी इक्वल टू होता है, एक एमईवी इक्वल टू होता है 10⁻6 ईवी, 10⁻6 ईवी। ईवी का फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 10⁻6 ईवी हो जाएगा। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है कितनी, 1.6 × 10⁻−19। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻−19 जूल। तो यही यहाँ पर वैल्यू हम रख देंगे, तो आपका हो जाएगा क्या 10⁻6 × 1.6 × 10⁻−19। ठीक है, अब देखिए फाइनली एक एमईबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका हो जाएगा 1.6 × 10⁻, ये देखिए -19 है, तो माइनस वाला गिनती बड़ा है, +6 है, 6 वाला छोटा है, तो जो आंसर आएगा वो कितना, 19 में से 6 जाएगा तो -13 आ जाएगा। ठीक है, 13 और इसका मात्रक होगा जूल। तो ये आपका आ जाएगा एक एमईबी की वैल्यू, एक एमईबी इक्वल टू 1.6 × 10⁻−13 जूल। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती है। फोर्थ क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल है जो कि बहुत ही इजी है। क्वेश्चन क्या है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है जिसको हमने 1 कूलाम आवेश दिया है। अब गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है आवेश क्यू। ठीक है, कितना दिया गया है, देखिए 1 कूलाम, 1 कूलाम। ठीक है, उसके बाद में हमें दिया गया है त्रिज्या आर, आर हमें दिया गया है कितना, 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/100 कर देंगे, 1/100। ठीक है, 1/100 को हम लिख सकते हैं 1/10⁻²। अब आर की फाइनली वैल्यू आ जाएगी, ये 10⁻2 है, नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10⁻−2 मीटर। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा आर की वैल्यू। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव निकालना है, यानी कि वी। तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, गोले के पृष्ठ पर विभव। ठीक है, v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r। ठीक है, ये फार्मूला होता है, गोले के पृष्ठ पर विभव में निकालना है तो Q/r 1/4πε0 इंटू Q/r। अब देखिए v इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू मैंने आपको बताया था 9 × 10⁻9 होता है, इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है, सबसे ऊपर दिया गया था 1 कूलाम। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू के स्थान पर 1 लिख देंगे। देखिए ऊपर दिया गया है क्यू इक्वल टू 1, आर दिया गया हमें 10⁻−2, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 10⁻−2 कर देंगे। फाइनली आपका आ जाएगा v इक्वल टू 9 × 10⁻9 इंटू, देखिए 10 की पावर नीचे -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻2। ठीक है, अब फाइनली आपका आ जाएगा v इक्वल टू 9 × 10⁻, देखिए 9 और 2 आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस में है, तो 9 2 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना वोल्ट आपका विभव हो जाएगा। तो यही हो जाएगा उत्पन्न विभव का मान। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये वाला v इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर 9 × 10⁻11 वोल्ट विभव उत्पन्न होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल है, तांबे के एक तार जिसकी अनुप्रस्थ काट 2 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर है में 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। अब तार में प्रवाहित धारा घनत्व ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको तार में प्रवाहित धारा घनत्व ज्ञात करना है। तो देखिए क्या कहा गया, तांबे के एक तार जिसकी अनुप्रस्थ काट,
अनुप्रस्थ काट का मतलब जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो आपको दिया गया है। तो जो कुछ दिया है पहले उसे आप लोग लिखिए। तो a इक्वल टू हमें दिया गया है, a मतलब एरिया क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2 गुणे 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए इसमें 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमें दिया गया है I। तो I इक्वल टू दिया गया है 3.2 एम्पियर, 3.2 एम्पियर। अब आपको निकालना है धारा घनत्व। धारा घनत्व को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल जे से। जे इक्वल टू हमें यहां पर निकालना है, ठीक है, जे हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला लगाइए जो मैं आपको धारा घनत्व में मैंने बताया था जब मैं आपको धारा घनत्व का डेफिनेशन बता रहा था। तो धारा घनत्व जे इक्वल टू होता है I अपान ए, ठीक है, I अपान ए। धारा घनत्व जो जे होता है जे इक्वल टू I अपान ए होता है, यानी कि एकांक क्षेत्रफल के, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में वैद्युत धारा कितनी बह रही है वही उस पदार्थ का धारा घनत्व होगा, ठीक है। तो जे इक्वल टू I अपान ये एक फार्मूला होता है धारा घनत्व का, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी पे न्यूमेरिकल आपका लग जाएगा। अब देखिए जे हम ऐसे रहने देंगे क्योंकि ये हमें निकालना है। I की वैल्यू हमें दी गई 3.2, तो 3.2 लिखेंगे अपान ए दिया गया है 2 गुणे 10 की पावर -6, तो लिखेंगे 2 गुणे 10 की पावर -6, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है। देखिए जे इक्वल टू हम लिखेंगे, अब 2 से अगर हम 3.2 को काटे तो कितना आएगा बताइए। जैसे ये 32 मान लीजिए 2 है तो ये आ जाएगा 16, ठीक है, कितना आ जाएगा 16, लेकिन यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव लिख देंगे, ठीक है। यानी कि 3.2 को जब हम 2 से काटेंगे तो 1.6 आएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ऊपर 1.6। अब ये है नीचे जो 10 की पावर -6 है, इसको हम अगर ऊपर ले जाएं तो ये +6 हो जाएगा, तो गुणे 10 की पावर 6, ठीक है। तो इतना आपका आ जाएगा धारा घनत्व, और धारा घनत्व का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला जो आपका न्यूमेरिकल है ये लग चुका है, बस ये लग गया। जे इक्वल टू I अपान ए, आई की वैल्यू हमने रखी, ए इतना था, इसको हमने काटा 1.6 आया, जो नीचे 10 के पावर -6 था इसको ऊपर ले जाएंगे तो नीचे माइनस में है तो ऊपर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 1.6 गुणे 10 की पावर 6 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर आपका आ गया। देखिए धारा घनत्व का मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि आई है क्या, सूत्र से देखिए अभी मैं मात्रक निकाल दूंगा। आई है धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, ए है एरिया, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर आपका मात्रक होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऐसे 2 पदार्थों के नाम लिखिए, ठीक है। देखिए ऐसे 2 पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, यानी कि ऐसे 2 पदार्थ बताइए जिनकी प्रतिरोधकता जो है वो ताप बढ़ाने पर घटती है। तो वो कैसे पदार्थ होते हैं, वो पदार्थ होते हैं अर्धचालक, अर्धचालक, ठीक है। अब वो पदार्थ कौन कौन से होंगे, जैसे आपका हो गया जर्मेनियम, जर्मेनियम, और आपका हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा सिलिकॉन। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे 2 पदार्थ जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, ठीक है, समझ में आया। अब ये था आपका क्वेश्चन। तीसरा जो हमारा है ये भी एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या है याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फार्मूला न्यूमेरिकल आपको कोई नहीं बताता। देखिए सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी कि सिल्वर का कोई तार है जिसका 27.5 डिग्री सेल्सियस अगर ताप हो तो उसका प्रतिरोध 2.1 ओम है, और अगर 100 डिग्री सेल्सियस ताप हो तो उस पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। अब सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक बताइए। तो जो कुछ दिया गया है पहले उसे लिखिए, डरिए मत। तो दिया गया है हमें सबसे पहले प्रतिरोध, ये देखिए पहला प्रतिरोध दिया गया है R1, R1 हमें दिया गया है कितना 2.1 ओम, 2.1 ओम, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे यहां पर कि ये क्या है 27.5 डिग्री सेल्सियस, तो ये T1 है, यानी कि पहला टेम्परेचर मान लेते हैं। ये आपका 27.5, ठीक है, सॉरी पहला आपका कितना है यहाँ पर T1 27.5 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। देखिए R1 कितना दिया गया 2.1 ओम और T1 कितना है 27.5, यहाँ पर 5 लिख दीजिए ये, ठीक है 27.5। अब देखिए दूसरा प्रतिरोध क्या है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे R2 इक्वल टू
R2 इक्वल टू हमें दिया गया है 2.7 ओम। देखिए यहाँ पर 2.7 ओम। और T2 कितना दिया गया है? T2 भी हमें दिया गया है कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरा प्रतिरोध है 100 डिग्री, सॉरी दूसरा ताप है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें इस न्यूमेरिकल में दी गई हैं। अब हमें निकालना क्या है? ठीक है, हमें यहां पर निकालना है, तो देखिए अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। अल्फा इक्वल टू हमें यहां पर निकालना है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपका है ये एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल है। ठीक है, एनसीईआरटी, इसीलिए इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए फार्मूला सिर्फ आपको एक लगाना है, बस काम बन जाएगा। क्योंकि प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा इक्वल टू होता है R2 माइनस R1, यानी कि दूसरा प्रतिरोध माइनस पहला प्रतिरोध अपान, फिर से R1 लिखेंगे एक बार और लिखेंगे T2 माइनस T1। ठीक है, देखिए ये फार्मूला होता है प्रतिरोधकता ताप गुणांक इक्वल टू R2 माइनस R1 अपान R1 इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, इसी पर रख दीजिए, आपका न्यूमेरिकल लग जाएगा। यहां पर मैं लगा देता हूं R2 कितना है 2.7 ओम, सॉरी 2.7 केवल लिख देते हैं, ओम लिखने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, माइनस R1 कितना है, देखिए ऊपर ये 2.1 ओम अपान यहां पर R1 कितना है, R1 मैंने भी आपको बताया 2.1 ओम इंटू T2 कितना है, T2 हमें देगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 माइनस T1 कितना है 27.5। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका ये लग जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 2.7 में से 2.1 जाएगा, बताइए कितना बचेगा 0.6। कितना बचेगा 0.6 अपान ये 2.1 ऐसे ही रहेगा गुड़े, देखिए 100 में से 27.5 घटाइए कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 72.5। ठीक है, अब इसी का गुणा कर देंगे सबसे पहले, तो देखिए अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 0.6 अपान 2.1 और 72.5 का गुणा करेंगे। अब देखिए जब हम इनका गुणा करेंगे 2.1 गुणे 72.5 का, तो आपका आएगा 152.25। ठीक है, 152.25 समझ में आया। अब क्या करेंगे हम 0.6 को 152.25 से भाग देंगे, तो आपका अल्फा इक्वल टू फाइनली आ जाएगा 0.0039। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस को ब्रैकेट में। ठीक है, इनवर्स, ये आपका आ जाएगा वैल्यू, यही आपका होगा प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा इक्वल टू 0.0039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं फार्मूला याद रखिएगा, यही फार्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने यहां पर दिया गया है। अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपान R1 इंटू T2 माइनस T1, इस फार्मूले को लगाइए, आपका प्रतिरोधकता ताप गुणांक आसानी से निकल जाएगा, जिस प्रकार से मैंने यहां पर निकाला है। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। यानी कि किरचॉफ का धारा नियम किसे कहते हैं? किरचॉफ के पहले नियम को हम किरचॉफ का धारा नियम कहते हैं। तो सिंपली आप कह सकते हैं किरचॉफ का पहला नियम लिखिए। तो पहला नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है। लिखिए किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि ठीक है, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है? किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की संधि पर, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ठीक है, आई होगा धारा इक्वल टू 0।
ठीक है, इक्वल टू 0। तो यही है आपका किरचॉफ का नियम, ठीक है। यानी कि ये बीजगणितीय योग का चिन्ह है जो कि जिसे हम लोग कहते हैं सिग्मा, ठीक है। इस चिन्ह को क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं सिग्मा, ठीक है। तो यही होगा बीजगणितीय योग का चिन्ह। तो यही कहा गया कि किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है, ठीक है। तो सिग्मा आई क्या है आपका वैद्युत धारा, तो सिग्मा आई इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आया। तो ये होगा बीजगणितीय योग का चिन्ह जिसे हम लोग कहते हैं सिग्मा। तो धारा का जो बीजगणितीय योग होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ये 0 है, ठीक है। तो यही है किरचॉफ का पहला नियम। इसे मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा चित्र के साथ, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा किरचॉफ का नियम, तो देखिए किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। तो इतना आपको आज याद रखना है।